ये है दिल्ली स्पेशल। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। दिग्गज शेयरों पर दबाव कायम। सेंसेक्स निफ्टी 0.25% कमजोर, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में अच्छी खरीदारी। बैंक और एफएमसीजी शेयरों में तेजी। आज दोपहर आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। मार्च में WPI थोड़ी बढ़कर -1.95% पर पहुंचने का अनुमान। 2015-16 में भारत की ग्रोथ चीन से ज्यादा रहने का अनुमान। IMF ने ग्रोथ अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 7.5% किया। SBI और HDFC के बाद ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने सस्ता किया होम लोन। नई दरें कल से हुई लागू। लॉन्ग टर्म में इंडियन कंज्यूमर्स के लिए क्या सही चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। एयरटेल फ्लिपकार्ट के इरादों पर फिरा पानी। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा। NSCL के MD प्रकाश चतुर्वेदी का स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग में निवेशकों को भड़काते दिखे चतुर्वेदी। निवेशकों ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट। और एक नजर बाजारों पर डाल लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव में नजर आ रहे हैं। बहुत ही सपाट कारोबार हो रहा है। लाल निशान पर सेंसेक्स है। 54 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी करीब 20 अंक की गिरावट है, लेकिन हाँ, मिड कैप एक ऐसा स्पेस है जो अभी भी अच्छा प्रदर्शन देने में कामयाब साबित हो रहा है। बैंक निफ्टी भी 175 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो फिलहाल ये रेशियो एडवांसेस की तरफ है। टाटा मोटर्स क्लियरली दबाव में नजर आ रहा है। जिस तरह के JLR के रिटेल सेल्स ग्रोथ आए हैं, इसे लेकर के इस शेयर में आज सुबह से दबाव दिख रहा है। लेकिन हाँ, ACC एक ऐसा शेयर है जिसने अपने Q1 रिजल्ट्स में जिस तरह के EBITDA मार्जिन्स दिए हैं, इसकी वजह से आज हम इस स्टॉक को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। ACC के अलावा येस बैंक, ICICI बैंक, PNB, SBI, एक्सिस बैंक सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन आपको बता दें कि आज बहुत ही खास है हमारा ये सौदा आपका, क्योंकि हम ये खास अपने दिल्ली वाले दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। हमारे दिल्ली के दर्शक जुड़ेंगे, उनके सवाल शामिल करेंगे हम, और हमारे एक्सपर्ट्स भी दोनों आज दिल्ली के ही हैं। सौदा आपका वे आज है दिल्ली स्पेशल। मैं तो रोज आपके साथ जुड़ती हूँ, लेकिन आज सभी सवाल भी दिल्ली वालों के हैं, एक्सपर्ट्स भी दिल्ली वाले हैं। और जितने दिल्ली वाले हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए टोल फ्री नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जिस पर वो कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे दो मेहमान कौन है आज दिल्ली स्पेशल में। आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ है इनॉक वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा और CRNindia.com की नीरा जैन। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नीरा, आपसे पहला सवाल, कहां दिख रहा है आपको निफ्टी में जो हम दबाव है, इस दबाव में आप क्या करने की सलाह देंगी? देखिए प्रियंका, जरूर दबाव है मार्केट में, बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी बाइंग के मौके हैं। अगर किसी ने फ्रेश बाय करना हो इंटरडे के हिसाब से तो भी बाय कर सकते हैं 8770 के स्टॉप लॉस पर लॉन्ग टर्म देखिए चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8600 का, जो कि एक सपोर्ट है, मार्केट नहीं तोड़ सकती है आसानी से। मुझे यहाँ पर लगता है चार्ट्स पे कि यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छी ऊपर ट्रेंड में जा सकती है। 9100 का मेरा पहला टारगेट बनता है, जो कि आज पोजीशन फ्रेश अगर कोई बनाता है तो। गुड मॉर्निंग विजय, मार्केट आपको कैसे दिख रहे हैं? आप क्या करने की सलाह देंगे? आपको लग रहा है आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा नजर आ रहा है? प्रियंका, पहले तो मैं दिल्ली वालों को गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। और नो डाउट आज थोड़ा सा मार्केट में हमें सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा होता भी है जब मार्केट में सीरियस रनअप्स आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी करेक्शन होती है, मगर ओवरऑल अगर आप मार्केट सिनेरियो देखें तो मैं काफी बुलिश हूं। और मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फार्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। और रिजल्ट सीजन क्योंकि चालू हो गया है तो रिजल्ट भी जैसे जैसे आएंगे उसका भी रिएक्शन मार्केट में देखने को जरूर मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है। थोड़ी बहुत करेक्शंस हमेशा आती है मार्केट में, और मार्केट में एंट्री पॉइंट्स बनाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये करेक्शंस अच्छी हैं और अच्छे स्टॉक्स में एंट्री का मौका देती हैं।
प्रियंका। और विजय, आपने गुड मॉर्निंग कहा है दिल्ली वालों को, और आप क्योंकि दिल्ली के ही हैं तो मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी, आप और भी शहरों में जाते होंगे, तो दूसरे शहर के निवेशक और अपनी सादी दिल्ली के जो दिलवाले हैं उनमें आप किस तरह का डिफरेंस महसूस करते हैं? देखिए, दिल्ली नो डाउट एक बिजनेस कम्युनिटी है, तो वहां पर मैं ये कहूंगा कि एज कम्पेयर टू बॉम्बे और अहमदाबाद, और जहां पर कैपिटल मार्केट्स में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, एज कम्पेयर टू दिल्ली में जो रुझान है कैपिटल मार्केट्स में कम है एज कम्पेयर टू दो सिटीज, मगर फिर भी इट इज कैचिंग अप, द इंटरेस्ट इन द कैपिटल मार्केट्स इज कैचिंग अप, और ये अच्छी चीज है ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स के लिए भी। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। अगर आप देखें ओवरऑल ट्रेंड्स, जो पहले महाराष्ट्र और जो गुजरात और जो तमिलनाडु के जो निवेशक थे वो कहीं ज्यादा निवेश किया करते थे म्यूचुअल फंड्स में और कैपिटल मार्केट्स में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मगर ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स हमने देखा है कि ये ट्रेंड नॉर्थ में भी कैचअप हो रहा है। तो सिटीज लाइक दिल्ली एंड स्टेट्स लाइक पंजाब, जहां पर काफी पैसा है, बट कैपिटल मार्केट्स में जो रुझान था लोगों का वो इतना नहीं था, बट इट्स कैचिंग अप। आई एम श्योर इन द कमिंग ईयर्स विल सी अ स्टार्किंग डिफरेंस द वे पीपल इन्वेस्ट इन दिल्ली। बिल्कुल, यानी कि बड़े दिल वाले दिल्ली वाले भी अब बाजार की तरफ कैचअप कर रहे हैं और अपना देख रहे हैं कि बाजार में किस तरह से निवेश किया जाए, और इसीलिए हमारे पास ढेरों सवाल हैं आप लोगों के, दिल्ली वालों के। मनीष जी का पहला सवाल। गुड मॉर्निंग मनीष, पूछिए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हाय, मेरा नाम मनीष है। मेरे पास कर्नाटक बैंक के कुछ शेयर्स हैं, पर बैंकिंग सेक्टर में अभी काफी उछाल आया हुआ है और मेरे शेयर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। मैं उन्हें बेच दूं या होल्ड रखूं, ये किस वजह से है? ऑलराइट, सो बैंकिंग स्पेस पर क्या हो इनका अगला कदम? विजय, आप क्या कहना चाहेंगे इनको बैंकिंग स्पेस के लिए? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं बैंकिंग अच्छा स्पेस है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स पर रुझान ज्यादा रहता है। आपकी क्या सलाह होगी मनीष के सवाल को देखते हुए? देखिए मनीष, मैं यही कहूंगा कि जब भी आप किसी बैंक में या किसी भी कंपनी में निवेश करें, उसकी कुछ फंडामेंटल्स जरूर जांचें। जो एसेट क्वालिटी है बैंक की, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो एनपीएज हैं, ये कुछ चीजें हैं, बुनियादी चीजें जिन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कर्नाटका बैंक थोड़ा सा सुस्त है इन सभी चीजों में, एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट बैंक्स लाइक यस बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है, जहां पर, या इंडसइंड बैंक है, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। हमने इतना रनअप कर्नाटका बैंक में नहीं देखा। अगर आप कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल, तो इसकी वैल्यूएशन हालांकि काफी चीप है, करीब 6-6.5 की पीई पे आज ये अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि ये टेक ओवर टारगेट होगा किसी न किसी बड़े बैंक का। तो अगर आप एक बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें निवेशित हैं तो आप निवेशित रह सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इसमें आप निवेशित हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप इसमें किसी भी रैली में बाहर आएं, और मे बी यू कैन स्विच टू स्टॉक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक और मे बी एन एचडीएफसी और एन इंडसइंड बैंक और यस बैंक, जो कि बेहतर बेट्स होंगे, जो कि ज्यादा तेजी से चलते हैं। और अब बात करते हैं जोशी साहब से। डीसी जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोशी, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? आवाज की टीम को इतना लाभप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और मुझ जैसे कई लोगों का इससे काफी फायदा हुआ है। मैं फिलहाल ये टीटागढ़ वैगन को वॉच कर रहा हूं, तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता हूं। क्या ये मेरा स्टेप ठीक रहेगा या नहीं, मुझे इस बारे में पूछना था। जी, तो क्या इस मौजूदा लेवल में जोशी साहब को इसमें एंटर करना चाहिए? 595 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल टीटागढ़ वैगन। नीरा जी, जोशी साहब को एक स्पेशल सलाह मिलनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा फायदा कमाते रहे सीएनबीसी आवाज से, और उनके फायदे की बात बताइए। टीटागढ़ वैगन, क्या आपको लगता है सही समय है इसको खरीदने का? देखिए, टीटागढ़ वैगन पीछे बहुत अच्छी रैली लेकर आजकल सपोर्ट के पास आया हुआ है, पर शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड हो चुका है। अभी फिलहाल वेट करिए, मैं कहूंगी कि 650 के ऊपर जब ये डेली में अप ट्रेंड में आ जाएगा तब इसको खरीदें। थोड़ा सा जरूर महंगा मिलेगा आपको, मगर तब ट्रेंड इसका अप होगा तब खरीद दीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का, और तब मुझे लगता है इसमें दोबारा से रैली आ सकती है 850 तक की। और विजय, आपके पास भी टीटागढ़ का सवाल लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि जोशी साहब की बातचीत से लग रहा था वो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। टीटागढ़ वैगन कैसा लगता है अगर कोई लंबी अवधि का नजरिया रखता है तो?
देखिए मैम, जो भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे टीटागढ़ वैगन ले लीजिए, कलिंदी रेल ले लीजिए, ये हमने देखा है इनका एक ट्रेंड है। ये दिसंबर के लगभग इसमें तेजी बननी शुरू होती है और ये पीक आउट होती है कहीं ना कहीं रेल बजट के आसपास, और वहां पर से ये फिसलना शुरू कर देते हैं। तो बहुत न्यूज बेस्ड और काफी सीजनल स्टॉक्स हमें से ये कहूंगा। और जिस तरीके से ये बजट के बाद थोड़ा नीचे फिसला है, तो मेरा थोड़ा डिस्कम्फर्ट स्टॉक को लेकर बढ़ गया है और मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट इसमें और होगी। अगर आप बहुत लंबी अवधि थे इसको लेके रहना चाहते हैं, मैं कहूंगा किसी दिन जब बहुत ज्यादा तेज गिरावट हो तब आप एंटर करें। रादर मैं सारे निवेशकों को यही कहूंगा कि जब भी गिरावट हो, मेजर गिरावट हो, तभी आप स्टॉक्स में एंटर करें। और इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में जो कि आप एंटर कर सकते हैं। बहुत सारी कंजम्पशन स्टोरीज हैं, बहुत सारे एफएमसीजी और स्टॉक्स हैं या फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरा यही सलाह होगा कि कहीं ना कहीं अगर आपको रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो इसी दौरान करें, नवंबर दिसंबर में एंटर करें और करीब फरवरी में बजट के आसपास आप एग्जिट कर दें जब इसमें बहुत तेजी होती है। लेकिन मुझे आपने बहुत सारे ऑप्शंस बताए सेक्टर्स के, एक स्टॉक कोई बताना चाहेंगे मिस्टर जोशी को? देखिए, मैं पहले भी मैंने कुछ बैंक्स के ऑप्शन बताए थे। इसके अलावा जो एफएमसीजी स्पेस में मुझे अच्छा लगता है, मैरिको बहुत अच्छा लगता है मेरे को, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लेके रख सकते हैं। और रिसेंटली हमने मैरिको काया में बहुत अच्छी रैली देखी, तो मैरिको काया बेसिकली इज द डीमर्ज्ड एंटिटी ऑफ मैरिको ओनली। तो मैरिको इस समय अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और वन कैन एंटर इन एनी करेक्शन। और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज सौदा आपका है दिल्ली स्पेशल। हमारे दिल्ली के दर्शकों ने अपने ढेर सारे सवाल हमें भेजे हुए हैं, हम उन्हें शामिल करेंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। सौदा आपका दिल्ली स्पेशल अभी हाजिर हो रहा है अपने दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम बैक। सौदा आपका आज है दिल्ली स्पेशल, जिसमें हमारी कोशिश है कि दिल्ली वालों के ही सवालों को हम शामिल करें और हर बुधवार हम लेकर आए सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। हमारे दोनों एक्सपर्ट विजय चोपड़ा और नीरा जैन भी दिल्ली से ही हैं और दिल्ली वालों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अमित जी का सवाल अब शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग अमित, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाय, मेरा नाम अमित है। कुछ समय पहले मैंने डीएलएफ के कुछ शेयर्स लिए थे 200 रुपए के रेट पे, और आज की डेट में उनका रेट 150 रुपए है। तो क्या मैं वो शेयर्स अपने पास रखूं या उनको निकाल दूं? ऑलराइट, तो डीएलएफ पर अमित जानना चाहते हैं क्या करें, नुकसान पर बैठे हुए हैं। अब विजय, डीएलएफ आपको कैसी दिखती है? कई खबरें आती रहती हैं, इनमें हम कई तरह का असर देखते हैं और ओवरऑल रियल एस्टेट पर भी आपका रुख समझना चाहूंगी। देखिए, मैं रियल एस्टेट के ऊपर अपना व्यू देना चाहूंगा। प्राइमरली जितनी भी रियल एस्टेट में कंपनीज हैं वो डेट रिटन हैं। ऐसी बहुत कम कंपनीज है जहां पर डेट नहीं है या कम है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे में कंपनीज हैं, ओबरॉय रियलिटी है, अजमेरा रियलिटी है, जहां पर हम देखते हैं कि डेट बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पे है या ना के बराबर है। तो मैं ऐसी कंपनीज में ज्यादा कंफर्टेबल हूं एज कम्पेयर टू डीएलएफ। हालांकि डीएलएफ ने बहुत कोशिशें करी हैं अपने डेट को हाइव ऑफ करने के लिए। अभी रिसेंटली उन्होंने साइबर सिटी में ब्लैक रॉक को अपना कुछ स्टेक बेचा। अब वो कभी पीछे खबर आई थी उनकी बोर्ड मीटिंग के आसपास कि वो अपना डेट और कम करने के लिए अपने कुछ और एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं। मगर इस सब के चलते हुए भी जो कंट्रोवर्सीज हैं डीएलएफ के आसपास, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत मेजर डिस्कम्फर्ट बनता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप ऐसी कंपनी में निवेशित रहें जहां पर कंट्रोवर्सीज ना हो, जहां फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जहां पर डेट मैनेजेबल लेवल्स पे हो। ये सब चीजें कुछ बुनियादी सवाल होते हैं जब भी आप किसी भी कंपनी में निवेश करें, तो इन चीजों को जरूर आप चेक करें। तो मैं यही कहूंगा कि इफ यू वांट टू स्विच, आप किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जा सकते हैं इस समय, या कोई फाइनेंस रिलेटेड माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहां से करीब 40-50 रुपए का रनअप मुझे दिखाई देता है। तो आप स्विच करके किसी भी रैली में एग्जिट करिए और स्विच करके किसी दूसरे स्टॉक में आप आइए। ऑलराइट, और अब मिस्टर नायर है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से ही। टीएनसी नायर जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग, मेरे पास 600 पीएनबी गिल्ट है जी। किस भाव पर लिया था? मेरे पास गिल्ट है, 600 गिल्ट है, 40 रुपए में खरीदा था 2-3 महीने पहले। तो मैं क्या करूं? और मेरे पास 40 रुपए के भाव से। ऑलराइट, पीएनबी गिल्ट्स हैं इनके पास, अब 9 रुपए 40 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए हैं। नीरा जी, नायर जी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या करना चाहिए इन्हें पीएनबी गिल्ट्स में?
जरूर इन्होंने बहुत ऊंचे दाम पे इसको खरीदा है, बट ओवरऑल ट्रेंड पीएनबी गिल्ड्स का अच्छा है, बरकरार है, तो इसको होल्ड ही करिए। स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगी 28 रुपीज का। अगर बाई चांस 1 या 2 दिन उसके नीचे बंद होता है तो क्विट करेंगे सोचिए, अदरवाइज होल्ड करिए। आगे चलते हैं, पहला रेजिस्टेंस का 36 के पास आएगा। 36 को बड़े ध्यान से देखिए, उसको अगर ब्रेक होता है तो जरूर उनको 45-48 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, 45 तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन सर आपको अभी एक 28 रुपए का स्टॉप लॉस नीरा जी सजेस्ट कर रही हैं, जिसका आप ध्यान जरूर रखें। सुधीर गुप्ता जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। सुधीर जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की आप? मेरे पास ओरिएंटल बैंक की 200 शेयर हैं 375 के भाव के, और 2000 शेयर्स हैं आरसीएफ के 67 के रेट पे। मैं इसे अगले 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या रेट मुझे इसमें मिल सकते हैं आगे? चलिए, गुप्ता जी का सवाल नीरा जी आपसे ही पूछना चाहूंगी। आरसीएफ और ओरिएंटल बैंक इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं। आरसीएफ में इन्हें मुनाफा हो रहा है, लेकिन ओरिएंटल बैंक में इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। 6 महीने का इनका एक टाइम फ्रेम है, क्या सलाह होगी? देखिए, आरसीएफ तो बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट के ऊपर, इसने काफी अच्छा रनअप दिया। अराउंड 55 रुपीज के लेवल से इसने 72-74 तक के टारगेट दिखाने की कोशिश करी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको होल्ड ही करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपीज का, और मुझे लगता है आगे चलते हुए इसका टारगेट 85 तक का बन सकता है। और जहां तक कि ओरिएंटल बैंक का सवाल है, ये स्टॉक अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पर अगर मैं लॉन्ग टर्म देखती हूं तो स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है। इसको होल्ड करिए, स्टॉप लॉस जरूर 200 का रखिए, और रेजिस्टेंस का 250 का है, उसको बहुत ध्यान से वॉच करिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ये बहुत अच्छे मूवमेंट दे सकता है, बट अगर रेजिस्टेंस को लगा के फिर से अगर सेल ऑफ आता है तो वहां पर देखिए क्या इसमें क्विट करने की पोजीशन बन सकती है और किसी और स्टॉक में निकल सकते हैं, जा सकते हैं। सौदा आपका में हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद दिल्ली वालों के सवालों का सिलसिला जारी रहने वाला है। यह है सौदा आपका दिल्ली स्पेशल। हम शामिल करें अपने दिल्ली के दर्शकों के सवाल, अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। सौदा आपका आज है दिल्ली स्पेशल, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम दिल्ली के दर्शकों को जोड़ें, जाने उनकी क्या समस्याएं हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। बारबी जी अपने सवाल के साथ हैं। गुड मॉर्निंग बारबी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? हाय, मेरा नाम बारबी है। मेरे पास कुछ शेयर्स है मोंटे कार्लो के, जो आईपीओ के थ्रू मुझे मिले थे, एंड उस वक्त मैंने 645 में वो लिए थे, और उसका रेट अभी 545 के आसपास है। तो मैं इस वक्त लॉस में हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे वो अभी होल्ड करने चाहिए या उसे निकाल देना चाहिए? नीरा जी आपने सुना बाबी का सवाल, क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह होगी मोंटे कार्लो की? इसके चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? आईपीओ के जरिए इन्होंने लिया था, आगे अब क्या करने की सलाह देंगी आप? देखिए, स्टॉक तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनाया हुआ है, मेरे हिसाब से तो इसको होल्ड ही रखना चाहिए मोंटे कार्लो को, क्योंकि जो ये स्टॉक ने जो मूवमेंट दिखाई है ये काफी अच्छी दिखाई हुई है। होल्ड करिए, स्टॉप लॉस रहेगा 510 का, और आगे चलते हुए मुझे टारगेट इसमें 640-650 के आराम से नजर आते हैं। ऑलराइट, और अब अगला सवाल आरसी जैन साहब का दिल्ली से हमारे साथ जुड़ते हैं फोन लाइन पर। मिस्टर जैन, गुड मॉर्निंग सर, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? मैडम, पेट्रोनेट के बारे में क्वेश्चन था। वो मैंने 200 शेयर 201 के भाव से लिए हुए हैं, और पहले तो ये अच्छा चलता था, पर तो अब 3-4 महीने से कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। ऑलराइट, तो समझते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में क्या करना चाहिए जैन साहब को। विजय, आपके पास आना चाहूंगी। पेट्रोनेट एलएनजी अब क्या सलाह देंगे? थोड़े से चिंतित हैं जैन साहब, आपको कैसी दिखती है ये कंपनी? देखिए, पहली बात तो चिंता बिल्कुल आप छोड़ दीजिए स्टॉक को लेकर। थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ है स्टॉक में, मगर मुझे लगता है कंसोलिडेशन चल रहा है।
और इन लेवल्स के आसपास करीब 180-185 के लगभग ये अच्छे से कंसोलिडेट यदि होता है, मुझे लगता है ये 240-250 के स्तर के लिए तैयार हो जाएगा। कई बार ऐसा स्टॉक्स में होता है कि कई बार बहुत अच्छा चलता हुआ स्टॉक नीचे गिरता है, फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता है। दिस इज अ नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस और ऐसा टेक्निकली भी स्टॉक्स में देखने को जरूर मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन मोड में है और इसमें पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है और जरूर आपको इसमें मुनाफा मिलेगा जैन साहब। और अब पवन है अपने सवाल के साथ और आज है क्योंकि दिल्ली स्पेशल, दिल्ली के सारे दर्शक जुड़े हैं। पवन भी दिल्ली से ही हमें फोन कर रहे हैं। पवन जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए किस शेयर पर आप राय चाहते हैं? नमस्कार, मेरे पास अबान ऑफ शेयर के 100 शेयर हैं जो कि मैंने 800 रुपए के हिसाब से लिए हुए हैं। अब ये बताइए इसके लिए क्या करना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, क्या मैं रुकूं इसके लिए या निकल जाऊं या लॉस बुक करूं, समझ भी नहीं आ रहा कुछ कंपनी के बारे में। जरा कुछ कंपनी के बारे में बताइए इसके बारे में। चलिए तो हम आपको समझाते हैं कि कंपनी में क्या करना चाहिए। बहुत लॉस हो रहा है, बहुत ऊंची खरीद रही है पवन जी की। विजय जी अभी भी आप क्या इस कंपनी के लिए भी कहेंगे कि चिंता नहीं करें? पवन जी को काफी चिंता है और ये जानना चाहते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स आखिर कैसे हैं। देखिए अबान में हमने देखा बहुत मेजर करेक्शन हुआ और जब अबान पर्ल इनका जब डाउन हो गया था उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उन हाई लेवल्स पे मार्केट में कभी देखने को नहीं मिला। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जो एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग स्पेस में अबान अभी भी टॉप कंपनीज में शुमार है। स्टॉक काफी अच्छा कंसोलिडेट हुआ है और मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई यहां पर एंट्री करता है तो उसके लिए अच्छा है। नो डाउट इन्होंने 800 रुपए में खरीदा हुआ है तो नुकसान बहुत हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा अगर एवरेज कर सकते हैं, यदि वो कर सकते हैं तो आप इसको एवरेज करें और अपना बाइंग प्राइस नीचे लेके आएं। अगर कोई इसको 1 से 1.5 साल की अवधि तक इसमें निवेशित रहता है, मुझे लगता है कि 650 का भाव इसमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो अपना बाइंग प्राइस आप नीचे लेके आइए अगर आप इसी में निवेशित रहना चाहते हैं। अगर आप में एपेटाइट नहीं है इसको होल्ड करने की तो मैं यही कहूंगा कि अपना पैसा कहीं और डालिए, इसमें से एग्जिट करिए और ओवरऑल मार्केट में जो स्टॉक्स में तेजी है उसमें आप इन्वेस्ट करके फायदा कमाइए। तो अगर एग्जिट करें विजय तो कहाँ पैसे डालने की आप सलाह देंगे इन्हें पवन जी को, क्योंकि नुकसान इन्हें काफी उठाना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसा आपको लगता है कि सेफ रहेगा, लंबी अवधि का नजरिया है? तो देखिए कुछ एक कंपनीज हैं मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं। किसी भी करेक्शन में आप कैस्ट्रॉल ले सकते हैं, आप मदरसन सुमी ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है। मैंने मैरिको बोला, वो एक अच्छा स्टॉक मुझे लगता है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो कुछ ऑप्शंस भी पवन जी आपको दे दिए हैं और बता दिया क्या आपको करना चाहिए अबान ऑफशोर में। और अब दिनेश अरोड़ा है मेरे साथ। दिनेश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से। गुड मॉर्निंग, मेरे पास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के 4500 शेयर हैं 420 के रेट के ऊपर और 3 से 5 साल का नजरिया है, और क्या खरीदारी कर जा सकती है करंट प्राइस पे? ऑलराइट, विजय जी मुझे तो एक ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है, दिल्ली वाले जितने भी लोग हमें फोन कर रहे हैं कि लंबी अवधि का नजरिया रख रहे हैं, और आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में? और आपको लग रहा है ऐसा ट्रेंड आप भी महसूस कर रहे हैं? जब से हम कॉलर्स ले रहे हैं ज्यादातर लोग 2 साल 3 साल 5 साल तक रुके रहना चाह रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड है प्रियंका। अगर हम देखें इन्वेस्टर्स अगर लंबी अवधि के लिए मार्केट्स में आए तो ही उनको फायदा पहुंचता है। जो ट्रेडिंग मेंटालिटी से आते हैं जनरली वो अपने हाथ जलाकर जल्दी वापस लौट जाते हैं और उनका बाजारों पे से कैपिटल मार्केट्स पे से विश्वास उड़ जाता है। हम ऐसे कॉलर से आप भी रोजाना बात करती हैं, हम भी करते हैं, जो 20-20 साल 25-25 साल से मार्केट्स में है और ओवरऑल उन्होंने अच्छे स्टॉक्स में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके काफी मुनाफा कमाया। तो मैं यही कहूंगा एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। दूसरा जो ये बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, जो इन्होंने 420 के स्तर पर लिया है, 580 के स्तर पर अभी लगभग चल रहा है। मैं कहूंगा कि इस स्टॉक में अभी भी काफी स्टीम है। मुझे लगता है कि 650-700 का स्तर इसमें देखने को मिल सकता है। इसका एक और तरीका है कि आप यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई ही कर सकते हैं अपने हाउसिंग फाइनेंस में ही। DHFL भी एक अच्छा स्टॉक है जो मुझे लगता है 550-600 का स्तर उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो अगर एक ही स्पेस में रहना चाहते हैं थोड़ा सा स्टॉक डाइवर्सिफाई कर लीजिए तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन दिल्ली वालों के अभी ढेर सारे सवाल बाकी हैं और लगातार हमारे पास फोन कॉल्स भी पहुंच रहे हैं। तो सौदा आपका कि दिल्ली स्पेशल में आगे शामिल करेंगे कुछ और दिल्ली के दर्शकों के सवाल। वापस आइए, नीरा जैन और विजय चोपड़ा हमारे साथ बने हुए हैं।
आपका आज है दिल्ली स्पेशल, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं अपने दिल्ली के दर्शकों के सवाल। सुमित नैयर जी हमारे साथ जुड़ गए अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग सुमित, बताइए किस शेयर पर आप जानकारी चाहते हैं। हाय, मेरा नाम सुमित नैयर है। मैं पिछले करीबन 6 महीने से 8 महीने से इस इक्विटी मार्केट में डील कर रहा हूं। मैं काफी समय से देख रहा था फार्मा कंपनीज में पिछले दिनों में काफी अच्छा उछाल आया है, मगर एक कंपनी है सनोफी इंडिया, मल्टीनेशनल होने के बावजूद भी उसके शेयर्स में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर मैं उस सनोफी इंडिया पे इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विजय, सनोफी इंडिया कैसा लगता है? आप सुमित जी को सलाह देंगे निवेश करने के लिए? और क्योंकि ये फार्मा में इनकी रुचि काफी रही है, खुद ही कह रहे थे ये काफी इसे देखते रहते हैं। ओवरऑल फार्मा पैक पर भी आपकी सलाह जानना चाहूंगी और सनोफी पे स्पेसिफिकली। देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल फार्मास्यूटिकल स्पेस में काफी अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। अभी हमने रिसेंटली देखा काफी कंपनीज को यूएसएफडी अप्रूवल्स मिले उनके ड्रग्स के लिए, कुछ कंपनीज को मार्केटिंग राइट्स मिले, एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स टू सेल इन यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो ओवरऑल मैं कहूंगा फार्मा सेक्टर में जो टॉप 4-5 कंपनीज हैं उनमें मुझे जैसे सन फार्मा बहुत अच्छी लगती है, ग्लेनमार्क है, लुपिन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बायोकॉन को रिसेंटली 1-2 अप्रूवल्स मिले हैं, तो इन कंपनीज पे आप नजर रख सकते हैं। जहां तक सनोफी इंडिया की बात है, मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, मगर बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। इसमें पार्टिसिपेशन कम होता है मार्केट्स में, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें मूवमेंट कई बार बहुत धीमा दिखता है, मगर जब भी ये चलता है तो बहुत तेज स्पीड से चलता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं। तो अगर आप इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टैगर्ड बाइंग करें, किसी करेक्शन में बाइंग करें, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक टू हैव इन द पोर्टफोलियो। तो ओवरऑल फार्मा स्पेस में मैं काफी बुलिश हूं, और जो मैंने आपको कंपनीज बताई उनमें से किसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं एक और हमारी दर्शक, जानते हैं इनका नाम और इनका सवाल। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, पहले अपना नाम जरूर बताइएगा। हाय, मेरा नाम नीलम है। मेरे पास FCEL के कुछ 1000 शेयर हैं जो मैंने 15 रुपए पे लिए थे, और अभी उनका रेट तकरीबन 13 रुपए के अराउंड चल रहा है, रादर वो काफी गिर ही रहे हैं। तो मुझे FCEL का क्या करना चाहिए? एग्जिट कर देना चाहिए लॉस बुक करके, या फिर उसे होल्ड रखना चाहिए? नीरा जी, फ्यूचर कंज्यूमर में क्या सलाह देंगे? नीलम जी को क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉस पर बैठी हुई है ये बता रही हैं। देखिए, पीछे इसमें काफी फॉल दिखाया है और अभी 2 दिन पहले ही ये फ्रेश ब्रेकआउट पे आया, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर मैं बताना चाहूंगी 12 रुपए का, और आगे चलते हुए इसकी छोटी सी रेजिस्टेंस आती है 15 रुपए के पास, जहां पर ये पीछे गया था और इसने वहां से फॉल देना शुरू किया था। तो 15 में बड़ा ध्यान से वॉच करिए, क्योंकि वहां पर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन चुकी है। अगर 15 को ब्रेक करता है तो जरूर हमें यहाँ पर 18 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 15 के रेजिस्टेंस को जरूर वॉच करिए, और फिलहाल होल्ड रखिए 12 रुपए के स्टॉप लॉस पर। बिल्कुल, 12 के स्टॉप लॉस का नीलम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अब मेरे साथ हैं अनुराग जी दिल्ली से ही। अनुराग जी, गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर पर आप राय चाहते हैं? मेरा एलिकॉन इंजीनियरिंग का सवाल है। मेरा 350 शेयर लिए हुए हैं मैंने 64 के रेट में। तो मैं जानना चाहता था अभी, क्योंकि इसमें अभी पहले काफी मूवमेंट आया था, अराउंड 70 प्लस जाके 73 के अराउंड जाके फिर वापस अभी आ गया है। तो मुझे ये जानना था कि अभी मुझे और रुकना चाहिए या क्या करना चाहिए? शायद 80 तक ही पहुंच गया था एक बार। आपको एलिकॉन इंजीनियरिंग के चार्ट कैसे दिखते हैं? क्योंकि अनुराग बता रहे हैं एक समय उन्होंने ऐसा देखा कि 80 पर था, अब 73 के आसपास, ये थोड़ा सा क्या स्टक है? चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? चार्ट बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनाए हुए, यहाँ पर जरूर छोटा सा करेक्शन दे रहे हैं। ये एक नॉर्मल करेक्शन है, इसमें इसको हम फॉल नहीं मानेंगे, इसको हम ये मानेंगे कि थोड़ा सा रुक रहा है ये स्टॉक। फिलहाल इसको होल्ड करिए, बिकॉज स्टॉक में फॉर्मेशन अच्छी है। स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगे 68 रुपीज का, और इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 82 के आसपास का, जहां के पीछे इसने थोड़ा सा सेल ऑफ दिया है, बट वो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि जो कि वहां से लग के द्वार से नीचे आएगा। वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये द्वारा से स्टॉक ऊपर जाने की हिम्मत रखता है। 88 तक के टारगेट यहाँ पर लगते हैं। और अब स्वागत आपका कि दिल्ली स्पेशल में अगला सवाल भी दिल्ली से ही बाबुल मित्रा जी का। बाबुल जी नमस्ते, बताइए किस शेयर पर आप राय चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? नमस्ते मैम जी, मेरा सवाल है गैमोन इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10,000 से आ रहा है मेरे पास, 16 रुपये 60 पैसे में मेरे खरीदा है। मैं ये 4-5 साल के लिए रखना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ठीक है, जो ये रखूँ तो प्रॉफिट हो सकता है?
चलिए, और आपको फिलहाल तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आगे अगर आप लंबे समय में रुकते हैं तो क्या होगा आपके साथ? विजय जी, गैमन इंफ्रा कैसा दिखता है आपको? फिलहाल बाबुल मित्रा जी ऑलमोस्ट लाइक ₹1.25 के नुकसान पर बैठे हुए हैं। देखिए, गैमन इंफ्रा में काफी खराब न्यूज रही है, कंट्रोवर्सीज में रही है कंपनीज, और फाइनेंशियल्स पे भी सवालिया निशान जरूर थे पास में, मगर मैं ये कहूंगा कि काफी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में, और जहां पर ये ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है यहां से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। हालांकि एक स्टॉप लॉस जरूर दूंगा मैं ₹12 का, मगर ये काफी रिस्की बेट है। अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि 24-25 का स्तर भी कंफर्टेबली देख सकता है आने वाले कुछ 6 महीनों में, 6 महीने से 1 साल के समय में। तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा रिस्की बेट है। और यदि आप में रिस्क एपेटाइट नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि किसी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में आप जा सकते हैं। जैसे ही आपको कोई रैली मिलती है, आपका भाव आता है, आप बाहर निकल के अगर आप इंफ्रा स्पेस में ही रहना चाहते हैं तो बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जहां पे आप जा सकते हैं। IRB मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप इंफ्रा स्पेस में बात करें तो। L&T में भी आप निवेश कर सकते हैं किसी भी करेक्शन में। अगला सवाल शामिल करते हैं आकाश गर्ग जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर है। मिस्टर गर्ग, गुड मॉर्निंग। बताइए किस शेयर पर आप एक्सपर्ट से सुनना चाहते हैं कि क्या हो रणनीति? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। मेरे पास 2 शेयर हैं, एक लवेबल इंजरी जो कि मैंने ₹417 के प्राइस पे खरीदा था, और एक इन्फो एज इंडिया जो कि ₹830 पे मैंने लिया हुआ है। मैं दोनों के फंडामेंटली व्यू जानना चाहता हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, 2 शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। पहले लवेबल लॉन्चरी, विजय कैसी दिखती है आपको ये कंपनी, क्या सलाह होगी इसमें? देखिए, अगर आप स्टॉक को देखें, थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला है स्टॉक में। फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं इसको एक कंजम्पशन स्टोरी बोलता आया हूं, और जो भी मेरे हिसाब से इस तरह के स्टॉक हैं, हमने देखा कि पेज इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, और इस जो भी इनोवेयर कंपनीज हैं इनका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरह से ब्रांड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाया है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे, और हो सकता है मल्टी बैगर्स भी हों। तो इसको निश्चित रूप से आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर गिरावट में इसको एवरेज भी कर सकते हैं तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबली आपको 500-550 का स्तर जरूर देखने को मिलेगा, तो इसमें आप बने रहिए, मगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसमें बने रहिए। दूसरा स्टॉक इनका इन्फो एज था विजय, उस पर भी एक फंडामेंटल व्यू चाह रहे थे। देखिए, इन्फो एज मुझे लगता है इट्स अ वेरी स्ट्रांग कंपनी, और अगेन जिस तरह से हमने IT रेवोल्यूशन देखा है और जो भी ई कॉमर्स रिलेटेड कंपनीज रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें भी आप बने रह सकते हैं विद अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें कि हम ये दिल्ली स्पेशल शो लेकर आए हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा टोल फ्री नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप इस पर फोन करके हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं। दिल्ली वाले सभी दर्शकों को लिए ये आमंत्रण है कि जुड़िए हमारे साथ, पूछिए हमारे एक्सपर्ट से अपने स्टॉक्स के बारे में। अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर। दिल्ली के दर्शकों के सवालों के जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला, साथ ही जानेंगे क्या है कल आने वाले TCS के नतीजों से उम्मीद, सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। चौथी तिमाही के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, कैसे रहेंगे ये नतीजे, और नतीजों से पहले आप क्या करें आइए जानते हैं अर्निंग्स प्रीव्यू में। तो कल दिग्गज IT कंपनी TCS के चौथी तिमाही के नतीजे जारी होंगे। कैसे रहेंगे ये नतीजे बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्या अनुमान है TCS के नतीजों को लेकर? देखिए, TCS इस बार IT कंपनी के रिजल्ट्स के लिए स्टेज सेट करेगा, किक स्टार्ट करता हुआ नजर आएगा अर्निंग्स को। आमतौर पर आपको याद होगा इन्फोसिस वो पहली कंपनी होती थी जो अपने रिजल्ट्स घोषित करती थी। आमतौर पे वैसे भी सीजनली ये जो चौथी तिमाही होती है IT कंपनीज के लिए एक वीक क्वार्टर माना जाता है, और इस बार तो जिस तरह के फॉरेक्स मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और एडेड प्रेशर इन तमाम IT कंपनीज के नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा, तो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स इन कंपनीज की बिक्री पे इंपैक्ट करेंगे, टॉप लाइन पे इंपैक्ट करेंगे, और साथ साथ
मार्जिन्स पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। वैसे टीसीएस के केस में बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जितने सेल साइड के एनालिस्ट हैं उनके साथ टीसीएस ने एक ब्रीफिंग करी थी मिड क्वार्टर में, जहां पे उन्होंने कहा था पिछले साल जिस तरह का ट्रेंड इस क्वार्टर में देखने को मिला था, इस बार भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। Q4 FY14 यानी कि पिछले साल चौथी तिमाही में इस कंपनी की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ महज 2% के आसपास थी। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ केवल 2.5% के आसपास थी। तो इस बार भी एक सबड्यूड क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। और टीसीएस के केस में ये नंबर्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि लगातार पिछले 2 क्वार्टर से मुझे याद है हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको ये कंपनी मीटअप नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट बीते क्वार्टर में तो इन्फोसिस से भी पिछड़ती हुई ये रिजल्ट्स के लिहाज से नजर आई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में टीसीएस की आय एकदम सपाट डॉलर आय में महज 0.2% यानी कि सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट्स का आपको ज्यादा से ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। मुनाफा भी सिर्फ आधे % के आसपास का तिमाही दर तिमाही यानी कि सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दिखाएगा। मार्जिन्स के केस में हम पेंसिल इन कर रहे हैं कि 30 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.3% के आसपास का शायद प्रेशर आपको देखने को मिले। मार्जिन्स 26.74% पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये ध्यान रखें साल का भी आखिरी क्वार्टर है, तो FY15 पूरा खत्म होगा और FY15 मार्क करेगा कमजोर नोट पे। मैनेजमेंट ने याद होगा आपको इस साल की शुरुआत में कहा था कि FY15 FY14 से शायद बेहतर होगा। वो थीम एक्चुअली प्ले आउट नहीं करती हुई नजर आई, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आय में महज 15% के आसपास का जंप, मुनाफे में सिर्फ 10% के आसपास FY15 में जंप देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये साल का लास्ट क्वार्टर है, सबकी नजरें होंगी कि FY16 के लिए किस तरह का आउटलुक मैनेजमेंट बताता है, किस तरह की गाइडेंस हालांकि स्पेसिफिक कंपनी नहीं देती है, पर किस तरह का आउटलुक है हमारे साथ शेयर करते हैं। जहां तक स्टॉक के लिहाज से बातचीत है, इंडिफरेंट रहना चाहिए मार्केट, क्योंकि कंसर्न्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबड्यूड नंबर्स आने वाले हैं, कमजोर नंबर्स आने वाले हैं, तो शायद पॉजिटिव साइड में थोड़ा सा ये कंपनी सरप्राइज कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें शायद ज्यादा फायरवर्क्स इस कंपनी से कल एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। ज्यादा आपको बता दूं क्विकली कि ये नंबर्स दरअसल कल बाजार बंद होने के बाद शाम को 5 बजे के पास आते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। साफ तौर पर आपने पहले ही कह दिया नंबर्स को लेकर के ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ फाइनेंशियल ईयर 16 के लिए एक रोड मैप जरूर मिलता हुआ नजर आएगा इस कंपनी से, खासतौर पर ऐसे समय पर जब काफी दबाव में ये रही है। विजय, टीसीएस आपको कैसी दिखती है? इस कंपनी के बारे में आप क्या व्यू रखते हैं और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए आईटी पैक में अगर आप देखें तो अगेन टीसीएस इज वन ऑफ द लीडर्स और मैं यही कहूंगा कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की उसको पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं सरपास करे टीसीएस, क्योंकि हमेशा करता आया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बहुत बार इसने ओवरशूट किया है। तो मुझे लगता है कि जो सबड्यूड नंबर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, को बहुत ज्यादा मेजर रिएक्शन नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है मैक्सिमम 2550 तक का स्तर इसमें नीचे गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज काफी कुछ प्राइस्ड इन है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि ये लगभग 2700 से ही नीचे गिरता हुआ आ रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है स्टॉक में, और जो ऑलरेडी निवेशित हैं लोग उनमें कोई पैनिक ना करें। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा आईटी कंपनीज में मार्केट लीडर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे स्टॉक में ओवरऑल। प्रियंका विजय जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा यहाँ पे। अब सबके जहन में एक ही सवाल है, 2 दिग्गज आईटी कंपनीज टीसीएस और इन्फोसिस, किसको प्ले अप करें, किसमें खरीदारी करने के ज्यादा मौके होंगे? क्योंकि इन्फोसिस ना सिर्फ अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली, जिसको लेकर बाजार या स्ट्रीट बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो रही है, उसके साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी सिक्का साहब शायद अनवेल करते हुए नजर आए, अपनी रणनीति शेयर करें मीडिया के साथ, एनालिस्ट के साथ। तो इस समय टीसीएस या इन्फोसिस कौन सी ज्यादा पसंदीदा पिक होगी आपकी? देखिए मेरे को हमेशा से इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लगता है, और जिस तरह से काफी चेंजेस ये लोग लेके आए हैं अपने मैनेजमेंट स्टाइल में, इन्होंने काफी एक्विजिशंस भी किए हैं। इन्फोसिस वो सिटिंग ऑन पाइल्स ऑफ कैश, इन्होंने कुछ बहुत अच्छे एक्विजिशंस भी किए हैं और आगे एक्विजिशन करने के लिए भी इन्होंने रोड मैप तैयार किया है, और जो कुछ हमें आने वाले जो रिजल्ट है उसमें भी अनवील होता दिखेगा। मुझे लगता है इन्फोसिस इज एनी डे इट कैन सरपास टीसीएस मल्टीपल टाइम्स ओवर, और इट्स अ बेटर स्टॉक टू हैव। चलिए इसी के साथ अब आशीष को तो धन्यवाद कहूंगी, साथ ही विजय जी आपसे भी इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज के लिए सर कोई डिस्क्लोजर, कई सारे स्टॉक्स पर आपके साथ चर्चा हुई है। प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की जरूर पोजीशन इनमें हो सकती है। शुक्रिया विजय जी हमारे वक्त निकालने के लिए। तो सौदा आपका में हम विजय जी को तो धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन नीरा जैन हमारे साथ बनी हुई है, क्योंकि हम ब्रेक के बाद लेकर आने वाले हैं स्टॉक्स फटाफट, और नीरा जी आपको देंगी फटाफट जवाब कि आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का, जिसमें हमारे एक्सपर्ट नीरा जैन आपको बताने वाली है कि क्या करना चाहिए आपको। जतिन किशोर का पहला सवाल है अहमदनगर से। हेक्सावेयर के इनके पास 1000 शेयर हैं, 224 रुपए में इन्होंने खरीदारी की थी। नीरा जी, हेक्सावेयर बहुत अच्छा लग रहा है, होल्ड करिए। स्टॉप लॉस रहेगा 310 का। आगे चलते हुए टारगेट इसका अराउंड 380, 390, 400 तक का टारगेट बनता है। होल्ड करिए। सुधीर जी का अगला सवाल, टीटीएमएल के 3000 शेयर हैं इनके पास और 23 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। अभी क्या करने की सलाह देंगे आप इनको टीटीएमएल में? देखिए, इन्होंने इतना फॉल देख लिया तो यहाँ पर इनको होल्ड ही करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जरूर देना चाहूंगी 7 रुपए 5 पैसे का, अदरवाइज होल्ड करिए। अगर 10 रुपीज का टारगेट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो मूव करेगा, अदरवाइज वहां पर फिर से सेल ऑफ आ सकता है। रोमित कुमार जी के पास है रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसके 600 शेयर इन्होंने खरीदे थे। 150 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट पे है तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। मैं तो फ्रेश बाइंग की राय देती हूँ। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपीज का और आगे चलते हुए टारगेट 105, 110 का बनता है। ऑर्किड केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं परेश सुरती अंकलेश्वर से। इनके पास ऑर्किड केमिकल के 150 शेयर हैं, 72 रुपए 23 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। यहाँ पर ये साइडवेज चल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है 62 रुपीज के पास तो ये आराम से 85, 88 तक दे सकता है टारगेट, तो होल्ड करिए। टारगेट स्टॉप रेजिस्टेंस का ब्रेक होने की वेट करिए। स्टॉप लॉस फिलहाल रहेगा 55 रुपीज का। रामपाल शर्मा जी जानना चाहते हैं डिशमन फार्मा के बारे में। 100 शेयर हैं, 166 रुपए में इन्होंने खरीदा था। आगे क्या सलाह होती है डिशमन फार्मा में नीरा? बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनी हुई है चार्ट पे, होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 170 का और फर्स्ट टारगेट इसका 210 का बनता है। जबलपुर के शुभम के पास जेपी इंफ्रा के 1000 शेयर हैं, 100 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। मुझे स्टॉक का नाम समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट करेंगे? जेपी इंफ्रा है इनके। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा साइडवेज चल रहा है। फिलहाल ये चलने की मूव दिखा नहीं रहा है, बट अगर रेजिस्टेंस 22 का ब्रेक होता है तो चलेगा, तो 25 रुपीज दिखा सकता है। होल्ड करिए। स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा 17 रुपीज का। और रविंद्र नायक औरंगाबाद से पूछ रहे हैं अपोलो टायर्स के बारे में। 200 शेयर हैं, 178 रुपीज इनकी खरीद का भाव है। फ्रेश ब्रेकआउट पे है, होल्ड करिए। 175 का स्टॉप लॉस, टारगेट 220 का। पवन जानना चाहते हैं कि जेके टायर में क्या करना चाहिए। 100 शेयर हैं, 380 रुपए के भाव पर खरीदा था। अब फ्रेश ब्रेकआउट पे है, होल्ड करिए बिकॉज इसका बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। 110 का स्टॉप लॉस एंड 165 का टारगेट। बेंगलुरु से पवन जी जानना चाहते हैं जेके लक्ष्मी के बारे में। 500 शेयर, 392 रुपए खरीद का भाव रहा है। फिलहाल साइडवेज है बट होल्ड ही करना पड़ेगा बिकॉज आगे ऊपर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही साथ ही अराउंड 390 का रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही साथ ही 440 का टारगेट बनता है। होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 360। अनुराग शर्मा जानना चाहते हैं अरविंद रेमेडीज में क्या करना चाहिए। 10,000 शेयर हैं, 42 रुपए इनकी खरीद का भाव है। देखिए, इतना फॉल उन्होंने देख लिया है तो अब यहाँ पर जाने को कुछ है नहीं। फिलहाल होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 15 रुपीज का और आगे चलते हुए अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है 30 की तो ये मूव करता है 60-65 तक। फिलहाल होल्ड करिए। विनोद दमानिया जी के पास है थॉमस कुक के 200 शेयर, 180 रुपए में इन्होंने खरीदा था। होल्ड करिए। स्टॉप लॉस फॉर्मेशन बहुत अच्छी बनी हुई है। स्टॉप लॉस रहेगा 210 का। आगे चलते हुए टारगेट इसके बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि एक नई रेंज में जा चुका है। होल्ड करिए। अपूर्वा जानना चाहते हैं मन्नपुरम फाइनेंस में क्या करें। 200 शेयर हैं, 29 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। बहुत अच्छी फॉर्मेशन रही हुई है। साइडवेज जरूर है बट एक ब्रेकआउट की वेट होते ही साथ ही ये 45 का टारगेट दे सकता है, तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 33 रुपीज का। दिल्ली के राजन सूद जी के पास है अशोक लेलैंड के 500 शेयर, 50 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। 26 रुपए के आसपास के मुनाफे पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज चार्ट बहुत अच्छे बने हुए। स्टॉप लॉस रहेगा 72 रुपीज का। होल्ड करिए। कोकिल शर्मा गुवाहाटी से जानना चाहती हैं गेल के बारे में। 600 शेयर, 55 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल साइडवेज है जरूर बट ओवरऑल ट्रेंड बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर 420 का ब्रेक देता है तो अच्छी रेंज में चल जाएगा। 540 तक के टारगेट बनते हैं। होल्ड करिए। स्टॉप लॉस 380 का।
भोपाल से हरित शर्मा जानना चाहते हैं जीएमआर इंफ्रा में क्या करना चाहिए। 300 शेयर 28 रुपए खरीद का भाव। देखिए इसने काफी अच्छा फॉल दिया है बट फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है इसने। होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 17 रुपीज का और आगे चलते हुए टारगेट इसका 26 रुपीज के पास लगता है। ऑलराइट नीरा जी, इसी के साथ आपसे भी इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज के लिए डिस्क्लोजर मैम, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स पर आज आपने हमारे साथ चर्चा की है। ये मानना उचित होगा कि हमारी कंपनी और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है इन स्टॉक्स में जिनके बारे में हमने अभी बातचीत करी है। धन्यवाद नीरा जी, सौदा आपका के साथ जुड़ने के लिए, हमारे इतने सारे दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहने वाले हैं कमोडिटी बाजार की सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।